देखिए अभी हाल ही में एक मामला निकल करके आया सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच की एक रूलिंग निकल करके आई कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए प्रमोशन में कि नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात अब उस रूलिंग से ये निकल करके आई है कि पहली चीज़ तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये दूसरी चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। पहला मैंने बताया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग इस खबर को समझ रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर में रिजर्वेशन के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। एक एक कानूनी प्रावधान जो संविधान में गिवन है, जो पीछे से इतिहास चलता आ रहा है, वो समझाऊंगा। किस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए वो समझाऊंगा। देखिए जब मैं इस तरह के टॉपिक्स पे लेक्चर देता हूँ, ठीक है, हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालते हैं आपके CSET पेपर 1 के लिए, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 प्रीलिम्स के लिए, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जब टॉपिक को हम इतने मॉरल ग्राउंड्स पे, एथिकल ग्राउंड्स पे, वैल्यू बेस्ड ग्राउंड पे, टेक्निकल ग्राउंड पे डिस्कस करते हैं, ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं CSET पेपर 2 के लिए। क्योंकि जो टॉपिक्स आजकल हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में चल रहे हैं ना, हमारी जो प्लेलिस्ट में, मैं गारंटी करता हूँ CSET पेपर 2 के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशंस का सेगमेंट होता है वो तकरीबन इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। मतलब जो सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, जो प्रभावित कर रहे हैं। और वो पेपर रखा ही आपका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड चेक करने के लिए गया था कि बाय वैल्यू सिस्टम, बाय एथिकली, बाय कल्चरल, ये पर्सन कितना का ग्रो हो पाया। नॉलेज ली, फैक्ट कंसेप्ट आपने पढ़े, ठीक है, बट वो कितना का आपके एंट्रेंच हुआ है एक्टिविटीज़ में, कितना एंट्रेंच हुआ आपके वैल्यू सिस्टम में नॉलेज, उसको चेक करने के लिए CSET पेपर 2 का वो कॉम्प्रीहेंशन का सेगमेंट है। और इसी तरह से जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में एथिक्स का सब्जेक्ट जोड़ा उन्होंने, और एथिक्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिव पेपर रखा है पूरा मेंस के अंदर। ये टॉपिक्स बैकबोन हैं उनकी, इनको किए बिना आप उनको उस संदर्भ में समझ नहीं सकते। और इनको हम इतना ब्रॉड इसलिए करते हैं, बड़ा इसलिए करते हैं, ताकि आपकी थॉट्स शैलो ना रह जाएं, सुपरफिशियल ना रह जाएं, आप हर पक्ष को समझें और एक प्रोडक्टिव ओपिनियन अपना रख पाएँ, ताकि आप ओपिनियंस के थ्रू बायस्ड ना हों, एक प्रोडक्टिव ओपिनियन आए। क्योंकि आप लोग आने वाले समय में देश को संभालने वाले हैं, देश आपकी ओर देखेगा, आपका ओपिनियन विकसित होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में क्या कहता है, जजमेंट को मैं पहले आपके सामने पढ़ दूं। फरवरी 2020 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, इट इज़ सेटल्ड लॉ दैट स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक पोस्ट। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, अपॉइंटमेंट शब्द यूज़ हुआ है, यानी कि ये मामला सिर्फ प्रमोशन तक ठहरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, इट इज़ सेटल्ड लॉ दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक पोस्ट। सिमिलरली द स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन मैटर ऑफ प्रमोशंस। तो ये अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस दोनों का ही मैटर है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये साफ निकल करके आया है। तो पहले तो इसे कंफ्यूज ना करें कि ये मामला सिर्फ प्रमोशंस तक का था। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस किसी भी रीज़न की वजह से जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिर्फ उस केस से रिलेटेड, उसी ग्राउंड पे आए जो ग्राउंड की वजह से वो केस पहुंचा, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हर बार एक लार्जर व्यू लेता है, एक ऑब्जर्वेशन लेता है किसी भी चीज़ पे, और उसके अकॉर्डिंग उनके जजमेंट्स आते हैं। तो जजमेंट चाहे रिजर्वेशन के मामले में ही गया था, लेकिन बाद अपॉइंटमेंट का जिक्र भी यहाँ पर है। उसके बाद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में, एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन एंड इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड whether reservations are required in appointments and promotions। तो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट नहीं रखते हैं रिजर्वेशन का। उन्होंने प्रमोशन और अपॉइंटमेंट की बात नहीं की, रिजर्वेशन ही फंडामेंटल राइट नहीं है, ये साफ कह दिया। आ गई बात समझ में? पहले जजमेंट को प्रॉपर जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें कहानी नहीं समझ आएगी। यहाँ पर अब रिजर्वेशन वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रमोशन अपॉइंटमेंट। प्रमोशन अपॉइंटमेंट शब्द का जिक्र उन्होंने तब किया है जब उन्होंने गवर्नमेंट की बात की है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसे प्रमोशन या अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देना है कि नहीं। इंडिविजुअल के मामले में उन्होंने साफ ही कह दिया है कि ना तो अपॉइंटमेंट में ना प्रमोशन में आपका राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन। अब अगर आप इसको ऐसा समझें कि उन्होंने प्रमोशन में से फंडामेंटल राइट नहीं बताया,
तो आप कल को किसी की बातों में या बहस गलत प्रतिक्रिया दे देंगे कि अपॉइंटमेंट के लिए तो वो फंडामेंटल राइट है, या अगर ऐसे समझ लेंगे कि अपॉइंटमेंट के लिए फंडामेंटल राइट नहीं है तो प्रमोशन के लिए। ग्रॉस टर्म यूज हुई है रिजर्वेशन, तो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन दोनों में है। मैं दोबारा पढ़ दूं, एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन एंड इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड whether reservations are required in appointments and promotions. It is clear? चलिए, अब ये तो हमने पढ़ दिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से ये सारा फिर मसला बन गया। और अभी आपने खबर सुन भी ली होगी कि कुछ ग्रुप्स हैं जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। चलिए हम इसके पीछे से आते हैं और चीज़ों को समझें। देखिए, रिजर्वेशन की कहानी नज़र कहाँ से आ रही है हमारे संविधान के अंदर, पहले मैं ये ट्रेस करा दूँ, फिर हम आएंगे पीछे से, उत्पीड़न की बात करेंगे, हर चीज़ की बात करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन की कहानी संविधान के अंदर कहाँ से नज़र आ रही है इसको समझते हैं। देखिए, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। एक वो एरियाज़ थे जिन्हें ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और एक वो एरियाज़ थे जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स तो थे लेकिन ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेसी थी। आई बात समझ में? ऐसे में उदाहरण पाए जाते हैं कि 1880s और 1890s में ही मद्रास स्टेट, और उसके बाद 1900 के ऑनवर्ड 1901 का केस पाया जाता है कि महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के जो छोटे छोटे डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, इन प्रिंसली स्टेट्स ने किसी न किसी फॉर्म में रिजर्वेशन दी थी। क्लियर है ये बात? रिजर्वेशन किस मामले में? पोजीशंस, यानी कि गवर्नमेंट पोस्ट में कोई ना कोई रिजर्वेशन रखी थी। अब ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1882-3 के अराउंड ऐसा माना जाता है कि विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फूले रिजर्वेशन का जिक्र कर रहे थे कि रिजर्वेशन होना चाहिए। ज्योतिबा राव फूले, आपको पता है, गुलामगिरी लिखी है उन्होंने, और उन्होंने बहुत काम किया है सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड सेगमेंट के लिए और लो कास्ट सेगमेंट के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, इन सब के लिए उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन अगर हम कानूनी प्रक्रिया के तहत देखें तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसे आप मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, असल में ये रिजर्वेशन की सारी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। क्यों होती है? क्योंकि 1909 में, इससे थोड़ी पीछे, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और हिंदू ग्रुप्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए 1909 के अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम आवाम से ही चुन करके आएगा, मुस्लिम जनता से चुन करके आएगा। इसकी वजह से दो इलेक्टोरेट हो गए, मुस्लिम इलेक्टोरेट और हिंदू इलेक्टोरेट। 1919 के एक्ट में ये कंसिडर करना था कि क्या और भी इलेक्टोरेट्स देने बनते हैं क्या, तो 1919 के एक्ट ने अदर इलेक्टोरेट्स की भी सिफारिश की थी। ये बात आप याद रखिएगा। कौन से इलेक्टोरेट्स अंडर कंसिडरेशन थे? सिख इलेक्टोरेट, इंडियन क्रिश्चियंस इलेक्टोरेट, एंग्लो इंडियन इलेक्टोरेट्स, यूरोपियन इलेक्टोरेट्स, दलित इलेक्टोरेट्स, इस तरह की चीज़ें कंसिडरेशन में थी। अब हुआ क्या? 1919 के इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन से एक कमीशन भारत आने वाला था, ये देखने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हम इंडिया के लिए ला रहे हैं, इंडिया की पॉलिटिकल पोजीशन को सुधारने के लिए, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनमें क्या सुधार की और ज़रूरत है। ऐसे में 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। वो साइमन कमीशन को ये जांचना था कि भाई कैसे काम कर रहे हैं हमारे अब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ख़ास तौर पर 1919 का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें किसी सुधार की ज़रूरत है या कोई नए प्रावधान आप सुझाना चाहते हैं। वो साइमन कमीशन ने पूरे भारत का दौरा करना था, और आप जानते हैं कि इसी दौरे के दौरान नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स भी साइमन कमीशन से मिली थी शिलोंग में। मैंने बोडो अकॉर्ड मामले में पढ़ाया था, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट रखी थी साइमन कमीशन के सामने कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हमारा ट्राइबल्स का रिजर्वेशन होना चाहिए, हमारी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं हो पाएगी ऐसे। तो साइमन कमीशन ने उस समय में रिकमेंडेशन में ये प्रावधान दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ख़त्म करके, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना हो करके रिजर्वेशन का प्रोविज़न लेकर के आए। दो ही तरीके हो सकते हैं ना हमारे पास,
या तो सेपरेट इलेक्टोरेट हो सकता है कि वो कैंडिडेट अपने ही समाज के लोगों के द्वारा चुन करके आए, और समाज यहाँ पर धर्म के आधार पे चुना था, यानी कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट। और दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि इलेक्टोरेट सारे ही होंगे, देयर विल बी जनरल इलेक्टोरेट, और उसमें रिजर्वेशन होंगी सभी ग्रुप्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में। ये बात क्लियर हुई राधिका, कुछ समझ आया? अब इस पॉइंट को लेकर के डिस्कशन होनी थी, जो सुझाव यहाँ पर साइमन कमीशन के आने थे। इस सुझाव के ऊपर 1931 से शुरुआत हुई लंदन में एक डिस्कशंस की, उन्होंने कहा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस, जिसमें इंडिया में आ रहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे चर्चा होनी थी, जिसमें सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस जो इंडिया के, जो साइमन कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस भी था, तो साइमन कमीशन ने कहा कि सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल बहुत है यहाँ पर, तो सेपरेट इलेक्टोरेट से बढ़िया है कि इलेक्टोरेट एक हो, इनको रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करें। और दूसरी रिकमेंडेशन के तौर पर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिया था कि हमें फ्रेंचाइज को वाइड करना चाहिए, मतलब वोटिंग राइट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होने की वजह से इन लोगों के पास वोटिंग राइट भी नहीं आ पा रहा है। तो एक तो हम फ्रेंचाइज को वाइड करें, बढ़ाएं, वोटिंग के अधिकार बढ़ाएं, क्योंकि पहले सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, कौन कितना रेंट भर रहा है, कौन कितनी डिग्री हासिल किया हुआ है, किसकी क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, इस पे बेसिस पे आपको वोटिंग राइट मिलता था। तो साइमन कमीशन कह रहा था कि एक तो फ्रेंचाइज को वाइड करें, और दूसरी बात कि हम रिजर्वेशन दें एज़ कम्पेयर टू सेपरेट इलेक्टोरेट। इन पर चर्चा होनी थी अच्छे से लंदन में होने वाली गोल मेज सम्मेलन में, मतलब राउंड टेबल लगेगा, सब बैठेंगे वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1931 ऑनवर्ड ये हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दो कंटेंडर खड़े हो गए, एक मोहनदास करमचंद गांधी और एक भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ऐसे में हुआ ये कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्ट्रांगली सपोर्ट इस बात को कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो ये सपोर्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, एक इलेक्टोरेट होना चाहिए, और उस इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन हो सकती है दलितों के लिए। वो ये कहते थे कि हिंदू इलेक्टोरेट डिवाइड ना हो जाए, हिंदू इलेक्टोरेट इस वे में डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि देखिए बाकी इलेक्टोरेट सारे धर्म के आधार पर थे, लेकिन उसमें से अब एक तो धर्म के आधार पर हो गए हिंदू, अब उसमें से जब दलित निकाले जा रहे थे तो वो बेसिस सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक हो जा रहा था। तो इस तरह से इस ग्राउंड पे तो आगे आगे हिंदू समाज और टूट सकता था, मतलब भारत को कई हिस्सों में तोड़ देने की महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि ये साजिश है। ये एंटेंगल फंसा ही रहा बहुत ज़बरदस्त। ऐसे में उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनकी अध्यक्षता में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अपना जजमेंट दिया, और उनका जजमेंट को कहा जाता है मैकडोनाल्ड अवार्ड या फिर कम्युनल अवार्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड में उन्होंने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट होगा जो पहले से ही आ रहा था, सिख सेपरेट इलेक्टोरेट है, इंडो क्रिश्चियन सेपरेट इलेक्टोरेट है, एंग्लो इंडियन सेपरेट इलेक्टोरेट है, और यूरोपियन सेपरेट इलेक्टोरेट है, और दलित सेपरेट इलेक्टोरेट है। तो उन्होंने बी आर अम्बेडकर की मांग को माना कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। क्लियर हो गई बात? इनके कैंडिडेट्स को इन्हीं के समाज के लोग ही वोट डालेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि इस बात पर फास्ट अनटू डेथ रखा यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन। सही मायने में ये पहला एपिसोड माना जाता है जब उन्होंने आमरण अनशन रखा है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ऐसे में पूरे भारत भर में इस सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट एक विरोध की लहर भी चली। कांग्रेस और गांधी जी का स्टैंड सख्त था कि ये नहीं होना चाहिए, और उस विरोध की लहर को और गांधी जी को और कांग्रेस को साथ लेते हुए फिर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक ट्रूस हुआ। एक बीच के मैदान पर आने की बात हुई कि कोई मिडल पाथ निकालें, और उस मिडल पाथ को ही कहा गया है पूना का समझौता, दैट इज़ पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में ये समझौता हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे, तो बी आर अम्बेडकर ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली मांग छोड़ी, एक होगा हिंदू इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट वाली मांग तो उधर से गांधी जी ने भी मानी, सिख इलेक्टोरेट है, मुस्लिम इलेक्टोरेट है, इंडो क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन है, इनके साथ एक होगा अब हिंदू इलेक्टोरेट, तो उसे कहा गया है जनरल इलेक्टोरेट। और उस इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को।
आ गई बात समझ में? तो ये हो गया पूना पैक्ट। तो इसको अमल में लाना कैसे था? ये तो पैक्ट हुआ है, फिर 1935 का 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे स्वीकार किया गया और उसके अकॉर्डिंग 1937 में हो रहे थे चुनाव और उन चुनाव में आपको ये रिजर्वेशन वाली प्रक्रिया ग्राउंड पे उतरती नज़र आई, प्रैक्टिकली नज़र आई। ठीक है जी। फिर इसी वजह से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आपको पता है संविधान तो बन ही रहा था और संविधान जब बना तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान एडॉप्ट किया हमारी संविधान सभा ने, उसके अंदर संविधान के बनने के साथ ही पहले से ही लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर यहाँ पर मतलब कि कानून बनाने वाली संस्थाओं में रिजर्वेशन का प्रावधान था। अभी जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन लॉ मेकिंग बॉडी में चाहे सेंट्रल या स्टेट की हो, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर्स हों यानी कि विधानसभाएं हों, यहाँ पर आपका रिजर्वेशन का प्रावधान एग्जिस्ट रहा और ये कहा गया कि हर 10-10 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। एवरी 10-10 ईयर पर इसे इवेलुएट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आवश्यकता को देखते हुए इसे बढ़ाया जाएगा और हर 10-10 साल पर अमेंडमेंट ला करके इस रिजर्वेशन को बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन। एवरी 10-10 ईयर पर अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है और उसके बेसिस पर इसको बढ़ाया जाता है। ये क्या हो गया? पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन 3 तरह के आपके देश में मिल रहे हैं, ध्यान से समझो। एक है पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसके तहत आप लेजिस्लेचर्स में चुन करके भेज रहे हैं कैंडिडेट। एक है एजुकेशनल रिजर्वेशन जिसके तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो उनके अंदर आपको या होली सेंट्रल स्टेट हो या एडेड हो और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा गया। वो हो गया एजुकेशनल रिजर्वेशन। एक हो गया एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन। तो नौकरियों में है रिजर्वेशन, लॉ मेकिंग बॉडी में है रिजर्वेशन और दूसरा एजुकेशन में। तो 3 तरह के रिजर्वेशन आपके सामने निकल करके आते हैं। मुख्यतः ये 3 ही रिजर्वेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब ये प्रावधान तो हो गया, देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया है, वो एक रिजर्वेशन के साथ ही आया है और वो रिजर्वेशन है लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन, जो प्रावधान 10-10 साल के लिए रखा गया है। यहाँ तक कहानी स्पष्ट हो गई। अब ऐसे में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 से शुरू होता है एक सेगमेंट जिसमें आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा बताई गई है कि स्टेट यहाँ पर क्या है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है। स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर्स या लोकल लेजिस्लेचर्स हैं जैसे पंचायतें या कोई भी। इनसे जुड़ी हुई कोई भी बॉडी है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी कंपनी है, PSU है, एनीथिंग जहाँ पर सरकार किसी भी तरह से शामिल है वह स्टेट है पूरा। यहाँ पर स्टेट इसे माना गया है। कोई इनके द्वारा एक्ट, कोई नोटिस, कोई बाय लॉ, कोई लॉ, कोई नियम, सब स्टेट का नियम माना जाएगा। तो 12वें आर्टिकल में ये प्रावधान रखा है स्टेट की परिभाषा और 13वें आर्टिकल में ये कहा गया है कि भाई कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को डेरोगेट करता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की क्षमता जो है वो कोर्ट्स में है। तो उसके तहत आती है हमारी जुडिशियल रिव्यू की ताकत। आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं आपके प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स। अब इसके तहत आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो आते हैं इसे हम क्लब करके कह देते हैं कि ये राइट टू इक्वलिटी है। इन आर्टिकल्स को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं ताकि आपको पूरी बात स्पष्ट संवैधानिक तौर पर समझ आए। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वो कह रहा है कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आपसे किसी तरह का कोई प्रोहिबिशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 किस मामले में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मामले में। तो ये भी तो इक्वलिटी की बात कर रहा है। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सीधी सरल भाषा में सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी रहेगी। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत निषेध है।
और आर्टिकल 18 कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी तरह के कोई राजा, अधिराज, महाराज, इस तरह के कुंवर सा या कोई भी टाइटल आप नहीं रख सकते। तो ये चारों आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये पांचों आर्टिकल आपको एक तरह से समानता की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब आर्टिकल 15 एजुकेशन के लिए, आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों के लिए, दोनों ने ही बात समानता की कर दी। लेकिन आपके सामने फिर ये आता है कि जब इक्वलिटी की बात की गई है और रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने को कहा है, तो फिर कास्ट के आधार पर, शेड्यूल कास्ट बोला गया ना, कास्ट के आधार पर फिर रिजर्वेशन कैसे हुआ? ये इक्वलिटी तो नहीं हुई। तो आर्टिकल पढ़ते हैं आपके सामने। आर्टिकल 15 को थोड़ा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता रहती है, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और हर चीज़ इसकी मैं आपको समझाऊंगा भी। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट, इसको बंद करो जरा यार। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट, मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ कि आप लिख पाएँ, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, देखिए ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके इतर ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट फिर कर सकते हैं। इतर मने इससे अलग, इससे इनके अलावा अगर कोई ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो फिर कर सकते हैं ना, इस बात को समझिए ना। अब फॉरेन रेजिडेंट आ जाए यहाँ पर, कोई NRI आ जाए यहाँ पर और वो आपसे कहे कि भाई मुझे भी IAS का एग्ज़ाम देना है, तो क्या वो ये कह देगा कि आर्टिकल 15 का लाभ मुझे भी दे दो? चलिए प्लेस ऑफ बर्थ उसका कुछ भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, लेकिन अब वो अगर आपकी नागरिकता प्राप्त कर गया है फिर तो आपको उसे बैठने का, एग्ज़ाम में बैठने का मौका देना चाहिए। लेकिन तो प्लेस ऑफ बर्थ को उन्होंने नहीं बनाया है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का आधार, आई बात समझ में। लेकिन नागरिकता तो एक कानून है, क्योंकि आपसे फॉरम में पहले ही कॉलम में आगे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी क्या है, तो नेशनैलिटी के बेसिस पे तो भेदभाव कर ही सकते हैं भाई। तो वो फिर यहाँ पे इसलिए ओनली वर्ड को जरा महत्व दो जरा, ठीक है। सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे प्रोहिबिशन है, बाकी कोई ग्राउंड अगर सरकार लाती है तो उस पर फिर प्रोहिबिशन नहीं है, सरकार फिर डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। इस बात को समझ आई कहानी? तो आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The two crucial words in this provision are discrimination and only. The word discrimination means to make an adverse distinction with regard to, discrimination का यहाँ पर मतलब ये है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, मतलब ये adverse sense में word use किया गया यहाँ पर, or to distinguish unfavorably from others. The use of word only connotes that discrimination on other ground is not prohibited. ये बात समझ में आ गई कि अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड। अब सेकंड प्रोविजन सुनो आर्टिकल का, ये तो फर्स्ट प्रोविजन सुन लिया था। आर्टिकल ऐसे होते हैं, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4). आज हमारी चर्चा में आर्टिकल 15(1) तो है ही, आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) भी है। तो समझिए सेकंड प्रोविजन क्या कह रहा है। द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition on ground only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to access to shops, public restaurants। ये सारी फिर समानताएं की बातें यहाँ पर भी आ जाएंगी, तो इसके अंदर डाली गई हैं। अब 3 exceptions to this general rule of non discrimination, 3 एक्सेप्शन कौन से डाल दिए हैं इसके अंदर। मतलब पहले तो आर्टिकल 15(1) ने कुछ कहा, अब उसी आर्टिकल से मुक्ति भी तो दिलानी है ना कि सरकारें कुछ कर पाएँ। तो वो क्या कह रहे हैं, पहला एक्सेप्शन 1, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। तो लोकल बॉडी में तो रिजर्वेशन है 1/3 वुमेन के लिए, और दूसरी बात कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दी नहीं जाती। अगर बात करें भारत की तो 6 से 14 बरस की अगर हम बात करें तो फ्री एजुकेशन है, फिर 15 बरस वाला तो झंडा ले खड़ा हो जाएगा, वो झंडा ले खड़ा हो जाएगा कि मेरे साथ देखो अन्याय कर रहे हैं। 14 बरस तक मैं जब था मुझे फ्री में देते थे, मैंने गलती की 15 के होके, मुझे वापस 13 का कर दो। तो इसलिए उसको समझाया गया है कि नहीं बेटा, आर्टिकल 15 ही बता रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बी क्लॉज क्या कहता है, द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर, वर्ड इज़ फॉर द एडवांसमेंट, सो एडवांसमेंट वर्ड का भी भूलना नहीं, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आई बात समझ में? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स,
फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फीस कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लॉज 3 क्या कह रहा है, क्लॉज सी क्या कह रहा है इसका, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स or for the scheduled caste or the scheduled tribes regarding their admission to educational institutions including private educational institution whether aided or unaided by the state except the minority educational institution। ये जोड़ा गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये जो पर्टिकुलर 3 क्लॉज हैं यही आपको शक्तियां दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं। ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले अब आर्टिकल 16 भी पढ़ लें जरा। ये तो हो गया था एजुकेशन वाला ना, आओ नौकरियों वाला पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट यहाँ पर राज्य को नहीं कहा है, स्टेट माने स्टेट। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, वर्ड सुनो ध्यान से, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट। अब यहाँ पर सुनो ध्यान से, ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट, डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। अब इसमें 2 नए जोड़े ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आगे 2 नए जोड़ दिए। अब क्या होता था कि आप नौकरियों में उन लोगों को नहीं भर्ती करते थे, आप ये कहते थे कि भाई इनका डिसेंट यूरोपियन डिसेंट से है, ये यार ये अमेरिकन डिसेंट है। मान लीजिए अगर कोई नागरिकता भी ले गया आपके देश की तो भी आप कह सकते थे ना ये पाकिस्तानी डिसेंट से है, अफगानी डिसेंट है, इसका बांग्लादेशी है, अमेरिकी है। तो वो कह रहे हैं कि डिसेंट के आधार पे भेद नहीं करना, नागरिकता ले गया तो ले गया, नेचुरलाइजेशन हो गया ना उसका। और दूसरा वो कह रहे हैं कि रेजिडेंस, रेजिडेंस के आधार पे नहीं करना कि ये मुंबई का है भाई, पंजाब में नहीं, ये पंजाब का है, ये बंगाल में नहीं, रेजिडेंस के आधार पे नहीं भेदभाव करना। और डिसेंट के आधार पे ये 2 नए जोड़े, बाकी रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ तो था ही था, ये इसमें नए जोड़े। लेकिन इसमें भी अब देखिए 3 एक्सेप्शन सुनिए, पढ़िए जरा ध्यान से। पहली एक्सेप्शन में रेजिडेंस वाला क्लॉज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्या है, पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब residence as a condition for certain employment or appointment in a state or union territory or local authority or other authority. As the Public Employment Act of 1957 expired in 1974, there is no such provision for any state except Andhra Pradesh. अब हो क्या, पार्लियामेंट ये तय कर सकती है कि किसी किसी जगह पर कोई कोई नौकरियों में रेजिडेंस को एक क्लॉज बनाया जा सकता है कि अगर ये नौकरी में आना है तो आप पर्टिकुलरली इस राज्य के या इस क्षेत्र के नागरिक तो होने, यहाँ के वसनीक होने चाहिए। मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमिसाइल का वो वहाँ का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए खास तरह के जंगल संसाधनों को समेटने की बात है, या खास तरह के झरनों को या खास तरह की नदियों को मैनेज करने के जो सदियों से उन्हीं के वंशज करते चले आ रहे हैं, या उस इलाके को उस चीज़ का ज्ञान अधिक है, तो मान लीजिए कि या फिर मच्छी पालन से लेकर के कोई अगर कोई नियम बनाना है आपको, तो वहाँ पर फिर आपने रेजिडेंस का एक क्लॉज रखा है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए तो ये है, तो ठीक है। रेजिडेंस की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, कुछ कुछ राज्यों में वो रेजिडेंस का क्लॉज इन्वोक करते हैं, ये बात आप याद रखना। अगली एक्सेप्शंस क्या है, द स्टेट कैन प्रोवाइड, फिर से वही, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली, वहाँ पे एडवांसमेंट वर्ड सुना था, यहाँ पर वर्ड ध्यान से सुनो, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। वहाँ पे भी सारा ओनस स्टेट के ऊपर है, यहाँ पे भी सारा ओनस स्टेट के ऊपर है। मतलब इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। वहाँ पर भी साफ साफ लिखा है द स्टेट कैन, आर्टिकल 16 में लिखा है स्टेट कैन प्रोवाइड, और आर्टिकल 15 में भी लिखा है द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी प्रोविजन। और आर्टिकल 16 कह रहा है द स्टेट कैन प्रोवाइड, स्टेट को मैंडेट नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट इज़ कैन, इट इज़ मेक, इट इज़ प्रोविज़न। इसको समझा बात को? तो इसलिए कुछ विशेषज्ञ बहुत ही लिटरल सेंस में ले रहे हैं इस जजमेंट को और लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड ही पढ़ रहे हैं। अब हम आपको समझाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी नहीं पढ़ा जाता जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं बताऊँगा, और उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी दूंगा, और मैं बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैन, बताऊंगा संविधान बनाने वालों ने इसमें कैन और मेक वर्ड क्यों रखे, शुड क्यों नहीं रखा, शैल क्यों नहीं रखा, मस्ट क्यों नहीं रखा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। बट अभी तो हम इसको ऐसे ही पढ़ लें, ध्यान से सुनिए। तो अचानक से आपको कोई आंदोलित कर सकता है ये लाइन पढ़ा करके, कोई विशेषज्ञ, कि जरूर देखो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो ये नहीं लिखा है, तुम किस भी हाथ से रिजर्वेशन की बात कर रहे हो,
तभी कहता हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझें चीज़ों को। बिल्कुल वही लिखा है जो वो कह रहे हैं, वही सही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा है। अगला तीसरा एक्सेप्शन क्या कह रहा है, अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। कुछ ऐसे ऑफिसेस होते हैं, जैसे कोई टेम्पल ट्रस्ट है, कोई और ट्रस्ट है, कोई गुरुद्वारा ट्रस्ट है मान लीजिए, उसका कोई इनकम्बेंट पर्सन है, तो वो लॉ कह रहा है कि हाँ फिर हमें देखना पड़ेगा कि कोई ट्रस्टी या कोई कस्टडियन उसी धर्म से ही आए, तो वहाँ पर फिर रिलीजन के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे सरकार ने अभी ट्रस्ट बनाया राम जन्मभूमि के लिए, है ना, अब आप ध्यान से समझिए, तो फिर वहाँ पर तो उसी धर्म विशेष के लोग रखे ना। अब वहाँ पर सिख, बुद्ध, जैन, पारसी जा करके कहें कि भाई अपॉइंटमेंट के मैटर के मामले में तो सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए थी, हमें सबको नियुक्त कर दो, तो वहाँ पर फिर वो ये कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल 16 में ही जा करके एक्सेप्शन सी पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि इस मामले में हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है कि हम किसी विशेष धर्म के लोगों को ही चुन पाएँ। ये बात समझ में आई? ये पढ़ दिया मैंने आपके सामने आर्टिकल। अब ध्यान से सुनो कैसे कहानी चली। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, वो लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन वाला प्रोविजन तो था, लेकिन ये तो प्रोविजन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में प्रोविजन तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। प्रोविजन तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, वो तो इक्वलिटी की बात कर रहे थे। फिर इन्हीं को आर्टिकल ने रिजर्वेशन कैसे दे दिया, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहला केस भारत के इतिहास में, द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोरायराजन। स्टेट ऑफ मद्रास और श्रीमती चंपाकम दोरायराजन केस है, और इस केस में मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि हुआ क्या था। आर्टिकल 15(4) जो है वो आर्टिकल 15 के ही क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के ऊपर एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको भी बताया। 15(4) है जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है एडवांसमेंट के लिए। कैसे बात कर रहा है, ध्यान से समझिए। इट वॉज एडेड, ये जो आर्टिकल 15(4) जो है ये कैसे ऐड हुआ, इट वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ऐसा क्यों किया गया? एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसीजन इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरायराजन। क्या हुआ था इस केस में ऐसा? इन दिस केस द मद्रास गवर्नमेंट हैड रिजर्व्ड सीट्स in state medical and engineering colleges for different communities in various proportion on the basis of religion, caste and race। अभी हमने पढ़ा कि ऐसा तो नहीं कर सकते थे, तो पहली बार स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरायराजन मामले में क्या हुआ कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर आपने, रिलीजन, कास्ट और रेस के बेसिस पर आपने सीट्स को रिजर्व कर दिया। ये मामला चैलेंज हो गया। जब चैलेंज हुआ तो कोर्ट क्या कहता है वो देखो ध्यान से। कोर्ट ने जब उनको कहा कि ये मामला नहीं बनता, तो राज्य का जवाब आता है, वो कहता है द स्टेट डिफेंडेड द लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इनेक्टेड विद अ व्यू टू प्रमोट द सोशल जस्टिस फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल एज रिक्वायर्ड बाय द आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पर आर्टिकल 46 क्या कहता है ये भी मैं आपको पढ़ करके सुना देना चाहता हूँ। देखिए, आपकी पॉलिटी में एक हैं फंडामेंटल राइट्स जो तो जस्टिशिएबल हैं, जो तो लागू होते ही हैं, मानने पड़ते हैं। एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये डायरेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सरकारों को कि वो कानून बनाएं और इन्हें अमली जामा पहनाएं, इन्हें लेकर के आए एग्जिस्टेंस में। तो उसके अंदर आर्टिकल 46 क्या बोलता है वो ध्यान से सुनिए। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस, ये आर्टिकल 46 ने बोला है। तो मद्रास उस समय ये तर्क दे रहा है कि आर्टिकल 46 का हवाला देते हुए उसने कहा कि हमने ये प्रिंसिपल इंड्यूस किया है कि हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है इन ग्राउंड्स के बेसिस पर। अब हुआ क्या? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द लॉ वॉइड बिकॉज इट क्लासिफाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरिट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बर्खास्त कर दिया ये कह के कि ये बच्चों का विभाजन मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लास के बेस पे कर रहा है, कास्ट के बेस पे कर रहा है, रिलीजन के बेस पे कर रहा है, रेस के बेस पे, मेरिट के बेस पे नहीं कर रहा। तो टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन आर्टिकल 15 वाज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। आई बात समझ में? अंडर दिस क्लॉज द स्टेट, जो मैंने अभी पढ़ के बताया, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ
any socially and educationally backward class of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribes. After the amendment, it became possible for the state to put up a Harijan colony in order to advance the interest of the backward classes. ये बात समझ में आई? तो यहाँ से अब इसकी शुरुआत हो गई और आपने ये क्लॉज 15(4) इंड्यूस किया कि स्टेट अगर चाहे, यहाँ पे स्टेट मैंने राज्य सरकारें नहीं है, यहाँ पे स्टेट मैंने स्टेट है जो आर्टिकल 12 में बताया है कि स्टेट अगर चाहे तो वो एडवांसमेंट के लिए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए ये कर सकता है और इसके लिए 10-10 साल की सीमा नहीं बताई गई। ये बात समझ में आई? इसके लिए अमेंडमेंट नहीं आता है कि इसे 10-10 ईयर के लिए बढ़ाया जाता है। 10-10 ईयर के लिए बढ़ाने का अमेंडमेंट आता है जो लॉ मेकिंग बॉडी में रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स के अंदर। लेकिन एजुकेशनल सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर जो रिजर्वेशन आया है वो 10-10 साल के लिए नहीं आया है। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट को समझिए, वो पॉइंट का महत्व अभी आपको समझ आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और भी बताते हैं। वो क्या है? अब आर्टिकल 16(4) पढ़ें। Article 16(4) is the exception to the general rule embodied in Article 16(1) and 2. It empowers the state to make special provision for the reservation in appointment of post in favor of any backward class of citizen, which in the opinion of the state, are not adequately represented in the services under the state. ओपिनियन यहाँ पर स्टेट का ही है और ओपिनियन असर्टेन करने के लिए कोर्ट ने क्या रूल बनाया था अभी समझ आएगा। जब तक ये दो आर्टिकल ना समझे होते हमें कहानी समझ में नहीं आनी थी। इतनी बात समझ में आ गई? और इनके अलावा अब ये तो आर्टिकल 15-16 तो हमने पढ़ लिया, मैंने आर्टिकल 15(4) लिख दिया था यहाँ पे। तो अब हमने शुरुआत करते हैं, वो ये है कि पार्ट 16 डील्स विद रिजर्वेशन। किस तरह की रिजर्वेशन? सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो रिजर्वेशन है पार्ट 16 का हिस्सा आता है। Article 15(4) and 16(4) of the Constitution enabled the state and central government to reserve seats in government services for the member of the SC and ST and educational institutions. अब सारी कहानी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक आर्टिकल और पढ़ना है आपको, आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्या कहता है? ध्यान से समझो। देखो, आर्टिकल 340 में ये प्रावधान रखा गया है कि जो देश के राष्ट्रपति हैं वो ज़रूरत पड़ने पर जब भी उनको लगे तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन गठित कर सकते हैं। मैं आर्टिकल पढ़ करके बता देता हूँ। जितने आर्टिकल इन लेक्चर्स में आ रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 340 सेज अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 40 में गिवन इस शक्ति का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ने 1978 में बीपी मंडल का कमीशन गठित किया। 1979 से बीपी मंडल कमीशन एक्टिविटी में आया। बीपी मंडल कमीशन को क्या कहा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लास कह तो दिया गया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कैसे निर्धारित करें कि कौन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो उसके लिए ये कहा गया बीपी मंडल कमीशन को कि आप डिटर्मिन करें कि वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनके बेसिस पर हम बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो बीपी मंडल कमीशन ने कुल 11 कंसेप्ट निकाले कि इन कंसेप्ट के बेसिस पर आप किसी को बैकवर्ड डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने एजुकेशन का हवाला दिया, सोशल स्टेटस का हवाला दिया, वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी हवाला दिया। इस तरह के कई 11 प्रावधान उन्होंने दिए। 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार ने बीपी मंडल की कमीशन की सिफारिशों को लागू करके अदर बैकवर्ड क्लास का कोटा देने की कोशिश की, क्योंकि बीपी मंडल में ये कहा गया था कि कुल 52% जो लोग हैं वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। इस हिसाब से 27% कोटा बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए। 52% लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, इस हिसाब से 27% कोटा होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का। वीपी सिंह ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए नियम बना दिया और उसके खिलाफ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने ज़बरदस्त रोष प्रदर्शन किया और एक छात्र ने खुद को आग भी लगाई। ये बहुत मामला बढ़ गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इस समय में लगातार सरकारें आ जा रही थी। इसे ही कहा गया है मंडल कमंडल की राजनीति। एक तरफ जहां वीपी सिंह मंडल कमीशन की सिफारिशों के बेस पे आना चाहते थे और वहीं पर लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा यानी कि कमंडल की राजनीति के दम पर आना चाहते थे। ये मंडल कमंडल का दौर है, चलिए उसको छोड़ते हैं। 1992 में बीपी मंडल की सिफारिशें लागू हों
नहीं हो, किस तरह से हो, किसको कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, इसको लेकर के केस सारी पिटीशंस क्लब होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये नवंबर 1992 में इस पे जजमेंट आता है। ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स आए, ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदर बैकवर्ड क्लास, बात अब तक बैकवर्ड क्लास की हो रही थी, अब वर्ड आ रहा है अदर बैकवर्ड क्लास। जब भी बीपी मंडल के द्वारा जब ये सिफारिशें दी गई थी, उसमें क्या किया गया था, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड तो था ही था, इकोनॉमिकली वीकर भी था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो कैटेगरी को एक्सेप्ट किया जो अदर देन इकोनॉमिकली वीकर है, यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल अदर देन इकोनॉमिकली वीकर पीपल ऑफ द जनरल कैटेगरी। आई बात समझ में? यानी कि उस समय में ये कहा गया कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को एक ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन, कि गरीबी दूर करने का कोई मंत्र नहीं है, वो उसके तरीके दूसरे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड अदर ऐड हुआ है। आई बात समझ में? ओके, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस other than the economically weaker sections of the general category, it is called the OBC then. So they are called other backward classes. आई बात समझ में? अब क्लासेस सोशली भी बैकवर्ड हो सकती है ना, एजुकेशनली नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, लेकिन बैकवर्ड हैं, तो उनको ये नहीं मिलेगा, अदर बैकवर्ड को मिलेगा। समझ आ रही है बात? मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? या कुछ लोग सोशली बिल्कुल बैकवर्ड नहीं है, एजुकेशनली भी नहीं, लेकिन गरीब हैं, वो वैसे कमज़ोर हैं, तो उनसे भी अदर को मिल रहा है, तो इसलिए वर्ड कौन सा आ रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 27% कोटे की मांग ओबीसी के लिए मान ली गई, डन है जी। 27% कोटा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बार बहुत सी जजमेंट्स दी हैं कोर्ट ने, उस कोर्ट जजमेंट को ही बेडरॉक माना जाता है इसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम का। और उस बेडरॉक सिस्टम में आपको कुछ चीज़ें अब मैं समझाना चाहता हूँ, वो क्या हैं चीज़ें, ध्यान से समझिए। देखिए, हो ये रहा था कि जो रिजर्वेशन का कुल प्रोपोर्शन है वो इस तरह से जा रहा था। शेड्यूल कास्ट के पास रिजर्वेशन था 15%, एसटी के पास रिजर्वेशन था 7.5%, ये कुल मिलाकर के हो गया 22.5%, 22.5%। और ओबीसी को अब कोटा दे दिया गया है 27% का। ये 22.5 और 27% मिलकर के 27 प्लस 22.5, ये हो गया 49.5%। अब यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर ये था कि इन एनी कंडीशन क्यूमुलेटिव इकट्ठा कोटा जो है कभी भी 50% की लिमिट को पार नहीं करेगा। इंदिरा साहनी केस में पहला जजमेंट ये है कोर्ट का कि 27% कोटा स्वीकार किया जाता है अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के लिए। इन एनी फॉर्म 50% से अधिक ये कोटा नहीं जाना चाहिए। आप कैसे एडजस्ट करते हैं वो आपकी मर्जी है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन प्रमोशन में नहीं, 5 साल के बाद से। ध्यान से सुनिए, इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में तो है, लेकिन प्रमोशन में नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद, 5 साल तक ये प्रोविजन रखा गया था। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनिए, ओबीसी को तो प्रमोशन में कोई कोटे की बात हुई ही नहीं, तो ओबीसी प्रमोशन में रिजर्वेशन का तो केस ही नहीं चल रहा है इस समय। इस बार इस समय क्या हमारे संवैधानिक तरीके में और कानूनी प्रक्रिया जो विधानसभाओं से या फिर लोकसभा से बनकर, पार्लियामेंट से बनकर के आए हैं कानून, उन स्कीम के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशन में। एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला चल रहा है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। इंदिरा साहनी मामले में एससी एसटी को अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन है, ये क्लियर हो गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, ऐसा कह दिया गया। समझ आ गई बात? तो 4 बड़ी चीजें निकल के आई। 27% कोटा स्वीकार किया, बैकवर्ड नहीं अदर बैकवर्ड क्लास। 50% से सीमा कभी बढ़ नहीं सकती।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ओबीसी को तो प्रमोशन में रिजर्वेशन है ही नहीं, और एससी एसटी को प्रमोशन अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल के बाद नहीं रहेगा, 5 साल तक रहेगा। 5 साल आ रहे थे, पूरे हो रहे थे, सरकारों में हड़बड़ियाँ थी, उन्होंने पहले ही इंतजाम किया और क्या किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 लाया गया। और इस संविधान संशोधन से क्या किया गया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 एडेड अ न्यू क्लॉज 4A। 15(4) तो हमें पता ही था, सॉरी 16(4) तो हमें पता ही था, अब 16(4) में 16(4)A ऐड किया। एडेड अ न्यू क्लॉज 16(4)A was inserted in Article 16 to enable the government to provide reservation in promotion। तो याद रखिए 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 की वजह से आपके पास ये प्रोविज़न पैदा हुआ कि 1997 की समय सीमा ख़त्म होने के बाद, क्योंकि 1992 में जजमेंट आया था और 1997 में 5 साल हो जाने थे, वो 5 साल हो जाने के बाद भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं प्रमोशन में। ऐसा किया गया, कैसे किया गया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करके आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 जो कि अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन की बात कर रहा है, उसी में ए डाला और ए डाल के ये लिखा कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा आगे, ताकि 5 साल की मियाद ख़त्म होने के बाद भी कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद अब आगे समझना है, सन 2000 में आई एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 इंसर्टेड आर्टिकल 16B। ये क्या है, which enables the state to fill the unfilled vacancies of a year which are reserved for SCs STs in the succeeding year, thereby nullifying the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। अब मतलब समझो ध्यान से, अब पिछले साल मान लीजिए कि 100 वैकेंसी थी, ठीक है, सिंपल करने के लिए समझा रहा हूँ, 100 वैकेंसी में से मान लीजिए कि 23 वैकेंसीज SC ST के लिए रिजर्व थी, लेकिन मुश्किल से भरी हैं वैकेंसीज 10, 13 वैकेंसीज तो पिछली बार की खाली हैं। इस बार अब आ रहा है फ्रेश नोटिफिकेशन और इस बार में भी 100 वैकेंसीज हैं, तो बाय रूल तो आपको देना चाहिए उनको 23 ही, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार का भी जो बचा हुआ है 13 वैकेंसी वो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब इसे कहते हैं बैकलॉग को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। ऐसे में 50% तो वाला फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर अगर SC ST OBC तीनों जोड़ दूँ मैं, सिंपल करने के लिए समझें कि पिछली बार थी 100 वैकेंसीज और उसमें से 50 वैकेंसी SC ST OBC को गया, लेकिन भरा मुश्किल से 30 वैकेंसी, तो पिछली बार का 20 तो वैकेंट ही रह गया। अब इस बार फिर से एग्ज़ाम होना है और 100 वैकेंसी है, और 100 वैकेंसी के तहत अब आपको देने तो बनते थे 50, लेकिन अब 50 तो इस बार का देंगे ही देंगे, पिछली बार का 20 बैकलॉग भी आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो फिर टोटल हो गया 70, तो इस हिसाब से तो फिर वो बढ़ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ 50% वाले क्लॉज को हार्म नहीं करता है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसलिए हम ऐसा कर पाएंगे क्योंकि बैकलॉग को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फ्रेश वैकेंसी नहीं एलोकेट कर रहे हैं, वो बैकलॉग ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसका प्रावधान रख दिया कि कोई हमें चैलेंज ना कर सके 16B में, और कैसे, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। समझ आया? तो ये है कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 इंसर्टेड आर्टिकल 16B which enables the state to fill the unfilled vacancies of a year which are reserved for SC STs in the succeeding year, thereby nullifying the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। आई बात समझ में? अब इसमें भी देखा गया कि जो कट ऑफ लिस्ट आती है SC ST OBC कैटेगरी के, बहुत से लोग उस कट ऑफ लिस्ट को भी पार नहीं कर पा रहे हैं और सीट्स खाली इसलिए रह जा रही हैं, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट आ रही हैं तो उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, तो सीट्स इसलिए खाली रह जा रही हैं। जैसे मुद्दे की बात है कि अब IAS सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, इसमें तो परसेंटाइल सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम नहीं है। इसमें तो SC में भी अगर जो सबसे टॉपर है उसका देखा जाएगा कितना स्कोर है, फिर उससे नीचे वहाँ पे कट लगा दिया जाएगा। SC में जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है उसका स्कोर लिख लिया जाएगा, और मान लीजिए वैकेंसियाँ हैं 15, तो नीचे की तरफ आने शुरू होंगे, जहाँ पे 15 भर गए वहाँ पे बैरियर लग जाएगा, ये हो गया कट ऑफ। अब या तो इतने या इससे ऊपर वाले सिलेक्टेड हैं, तो इसमें तो फिर रहने का कोई खाली रहने का स्कोप नहीं है, तो हो ही जाना है।
लेकिन जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में पहले सेक्शनल कट ऑफ होती थी, अब सेक्शनल कट ऑफ में तो आपने सेक्शनल कट ऑफ रखी है कि इतना कट ऑफ बैरियर पार करना ही आपको, हर सेक्शन में इतना इतना पेपर सॉल्व होना ही चाहिए। इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स में परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज सिस्टम फॉलो होता था कि मिनिमम 50% आना चाहिए, 60% आना चाहिए, 65% आना चाहिए, इस तरह से। तो उन्होंने देखा कि ये भी नहीं पूरा हो पा रहा है इनसे, इसलिए वैकेंसीज खाली रह जा रही हैं, तो नहीं आ पा रहे। इसके लिए फिर पास किया 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू रिलैक्स द प्रोसीजर। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है वो मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको वो दिक्कत ना आए, एग्जैक्ट आपको सारे अमेंडमेंट्स याद रहेंगे। 82nd Constitutional Amendment Act inserted a provision in Article 335 to enable states to give concessions to SC/ST candidates